इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एक छोटा सा प्रोसेस है जो डेवलपमेंट के दौरान चलता रहता है और इसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक बनने वाला एम्ब्रियोनिक टिश्यू इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट ऑफ एनदर, यानी कि एक जो टिश्यू बन चुका है अब वो टिश्यू कुछ ऐसा फंक्शन करेगा, कुछ ऐसा इफेक्ट काज करेगा कि दूसरा टिश्यू जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर उससे कोई ना कोई चीज़ बनेगी। इसका मतलब ये है कि जो एक टिश्यू एम्ब्रियोनिक टिश्यू बना है, अब ये टिश्यू दूसरे की बनने का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करवाएगा। तो एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनता है और वो फिर दूसरे को बनवाता है और फिर वो जो दूसरा टिश्यू होगा वो हो सकता है कि वो किसी तीसरे टिश्यू की फॉर्मेशन जो है वो करवाए। तो इस तरह से एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है वो दूसरे एम्ब्रियोनिक टिश्यू की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। Induction is a process by which one type of embryonic tissue influenced the development of another. It's a fundamental aspect of embryonic development. तो embryonic development के अंदर ये embryonic induction एक fundamental aspect है जिसके अंदर एक embryonic tissue वो influence करता है, वो एक ऐसा effect cause करता है किसी दूसरे embryonic tissue की development के अंदर। तो एक embryonic tissue अगर develop होगा तो हो सकता है वो कुछ ऐसा ऐसी कुछ एक्टिविटी करे जिसकी वजह से कोई दूसरा एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है वो डेवलप हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। इन फ्रॉग एम्ब्रियोज प्राइमरी ऑर्गेनाइजर वो चीज़ें होती हैं, वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी दूसरे की इंडक्शन को। तो जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन करवा रहा है जो टिश्यू, उस टिश्यू को हम प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं। तो प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र ये फ्रॉग के एम्ब्रियोज के अंदर जो मौजूद होता है वो ब्लास्टोपोर के डोर्सल लिप को कहते हैं। अब ब्लास्टोपोर क्या है? ब्लास्टोपोर आपके पास जब एक गैस्ट्रूला बनता है तो गैस्ट्रूला के अंदर एक ऐसी ओपनिंग होती है जो कि आगे चल के माउथ के अंदर या फिर आगे चल के वो एनस के अंदर कन्वर्ट होती है। तो उसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। इसको आप एक डायग्राम से देखेंगे। यहाँ से आपके पास सबसे पहले जाइगोट है और ये जाइगोट डिवाइड होगा तो इससे आपके पास क्लीवेज होगी और क्लीवेज के अंदर मोरूला और उसके बाद ब्लास्टूला बनेगा। ब्लास्टूला के अंदर जो है गैस्ट्रुलेशन होके यहाँ पर आपके पास गैस्ट्रूला जो है वो बन जाता है। अब इस गैस्ट्रूला के अंदर आप देखें यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक कैविटी बना रहा है और ये कैविटी आर्केंट्रॉन कहलाती है और ये आर्केंट्रॉन आगे चल के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी बनती है। पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसी कैविटी से बनता है। अब इसकी ये जो लेयर है, ये लेयर आपके पास एंडोड्रम कहलाती है और यहाँ पर आपके पास ये एक्टोड्रम मौजूद है और इनके बीच में यहाँ पर मीजोड्रम जो होगी और साथ में ये कैविटी भी ब्लास्टोसोल यहाँ पर मौजूद है। तो अब ये कैविटी आर्केंट्रॉन कहलाती है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा और ये आपके पास ब्लास्टोपोर कहलाती है। ये या तो माउथ के अंदर डेवलप होगी या तो एनस के अंदर डेवलप होगी, जो कि दो ओपनिंग होती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ये ब्लास्टोपोर कहलाती है। इसके दो लिप्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं और जो डॉर्सल लिप होता है वो एक्चुअली प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के तौर पे काम करता है। तो फ्रॉग के एम्ब्रियो के अंदर डॉर्सल लिप ब्लास्टोपोर का वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के तौर पे काम करता है और वो इनिशिएट करवाता है किसी दूसरे टिश्यू की फॉर्मेशन को, यानी कि वो डॉर्सल लिप वो क्योंकि वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है तो वो किसी और टिश्यू को बनवाएगा, किसी और टिश्यू की इन्फ्लुएंस करेगा उसकी डेवलपमेंट को। तो अब यहाँ पर ये किसको डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो ये एक्चुअली ये जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है ये फेट ऑफ सेल्स को डिसाइड कर रहा है कि ये सेल्स इससे आगे चल के क्या बनने वाला है। तो जो इस एंड के क्लोजेस्ट होंगे वो एक्चुअली एंडोड्रम बनेंगे और उसके बाद इससे दूर जो होंगे सेल्स वो मीजोड्रम और उससे सबसे ज़्यादा दूर होंगे वो एक्टोड्रम बनेंगे। तो इस एंड के अगर कोई ज़्यादा सबसे ज़्यादा दूर होगा तो वो एक्टोड्रम के सेल्स बनेंगे और उससे पहले मीजोड्रम और उससे पहले आपके पास एंडोड्रम जो है वो बनती है। तो ये तीन लेयर्स को बनाने के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक फ्रॉग के एम्ब्रियो के अंदर। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज़र है प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि ये किसी दूसरे टिश्यू को उस बनाने में उसकी हेल्प कर रहा है, यानी कि उसको इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है ये काम आ रही है। तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हमारे पास यहाँ पर होता रहता है। और ये टिश्यूज़ जो हैं ऑर्गेनाइज़र ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र और सेकेंडरी ऑर्गेनाइज़र।
तो इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जो कि हंस स्पेसमैन और उसके कलीग्स ने किया, और दूसरा यहाँ पर एक नाम है हाइल्ड मैंगोल्ड। ये दो साइंटिस्ट इन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो किया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमें एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 1924 के अंदर इन्होंने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को जो है स्टडी करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इन्होंने जिस टिश्यू को काम लिया वो टिश्यू आपके पास न्यूरल टिश्यू था। तो न्यूरल टिश्यू आपको पता है न्यूरल टिश्यू किससे बनता है। हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, एक हमारे पास एक्टोड्रम, और दूसरी हमारे पास मीजोड्रम, और तीसरी आपके पास होती है एंडोड्रम। तो ये जो न्यूरल टिश्यू है ये आपके पास बनता है इस वाले बाहर वाली लेयर से, यानी कि एक्टोड्रम से। और उससे पहले जो मीजोड्रम है, उस मीजोड्रम के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड के ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर डिवीजन होती है, और यहाँ से आपके पास जो है वो न्यूरल प्लेट बनती है, और उससे न्यूरल ट्यूब बनती है। आगे चल के वो न्यूरल ट्यूब से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। तो अब इसके अंदर यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यही रोल यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। अब किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक जो आपके पास एक्टोड्रम है, एक्टोड्रम का वो पार्ट जहाँ पर नर्वस सिस्टम बनना था, यानी कि प्रिजम्पटिव नर्वस सिस्टम, यानी कि जो फ्यूचर में बनने वाला नर्वस सिस्टम है, उस टिश्यू को, उस पार्ट को इन्होंने कट किया और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया एक दूसरे रीजन पर, एम्ब्रियो के वो रीजन जहाँ पर बेली ने बनना था। तो अब यहाँ पर सपोज ये आपके पास एक एम्ब्रियो है, इसकी यहाँ पर ये बाहर वाली लेयर है, इससे आपके पास क्या बनना है, इससे न्यूरल टिश्यूज़ बनने हैं, यानी कि ये आपके पास न्यूरल प्लेट है। तो इसका एक छोटा सा हिस्सा इन्होंने काट कर दूसरी जगह पर लगाया जहाँ पर क्या थी, बेली बननी थी। तो यहाँ पर बेली ने बनना था, यानी कि पेट वाला जो हिस्सा है वो बनेगा, और यहाँ पर नर्वस सिस्टम बनना था। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने जैसे इसको यहाँ पर कट करके लगाया, तो वहाँ पर जो नर्वस टिश्यू है वो नहीं बना। यहाँ पर ये एक्चुअली पार्ट किसका था, ये नर्वस टिश्यू बनने का ये पार्ट था, लेकिन ये अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर ये नर्वस सिस्टम नहीं बना, बेली एरिया पर नर्वस सिस्टम नहीं बना। अब ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जहाँ पर नर्वस सिस्टम बनना था, नोटोकॉर्ड के ऊपर वाला जो टिश्यू था, एक्टोड्रम का छोटा सा पार्ट जिससे नर्वस सिस्टम बनना था, उस रीजन को उसने कट किया और बेली एरिया पर इन्होंने लगा दिया। तो दैट ट्रांसप्लांटेड टिश्यू फेल्ड टू डेवलप द नर्वस टिश्यू। तो जो ट्रांसप्लांट किया गया था टिश्यू, यानी कि वो एक तो नर्वस टिश्यू था, यानी कि न्यूरल टिश्यू था, तो वो आगे चल के वो न्यूरल टिश्यू नहीं बना, वो नर्वस सिस्टम वहाँ पर नहीं बना, क्योंकि न्यू लोकेशन थी, तो न्यू लोकेशन पर नर्वस सिस्टम नहीं बन सका। दिस एक्सपेरिमेंट demonstrated the influential capacity of transplanted tissue indicating that induced the surrounding cells to adopt the specific weights। तो इससे हमें पता चला कि उसके लिए वो जगह इम्पॉर्टेंट थी जहाँ पर वो पहले मौजूद था। अब उस जगह पर ऐसा क्या है, उस जगह पर क्योंकि वहाँ पर नोटोकॉर्ड मौजूद था जो कि एक मीजोड्रम का पार्ट है, वो नोटोकॉर्ड कुछ ऐसे सिग्नल्स रिलीज़ कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं वो टिश्यू नर्वस टिश्यू बन रहे हैं। तो ये नोटोकॉर्ड क्योंकि इस नई जगह पर नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं थी, तो यहाँ पर ये नर्वस टिश्यू यहाँ पर नहीं बना, चाहे इसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया लेकिन ये यहाँ पर नहीं बन सका। तो इसीलिए यहाँ पर हमें पता चला कि जो नोटोकॉर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। और जब इन्होंने एक दूसरा भी एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने नोटोकॉर्ड का एक छोटा सा पार्ट जो है वो इन्होंने लिया और उसको इस जगह पे यहाँ पर आकर लगा दिया मीजोड्रम वाले पार्ट में। तो यहाँ पर जब इन्होंने ये पेस्ट किया तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर ये जो एक्टोड्रम थी उसके अंदर से नर्वस टिश्यू बनना शुरू हो गए। तो यानी कि नोटोकॉर्ड जो है वो एक्टिंग एज अ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, नोटोकॉर्ड यहाँ पर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के तौर पे काम कर रही थी और प्लेड अ वाइटल रोल इन रिलीजिंग मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ कर रही थी ये नोटोकॉर्ड, दैट गाइडेड नेबरिंग सेल्स टू डिफ्रेंशिएट इनटू द न्यूरल टिश्यू। और वो जो मॉलिक्यूल्स थे जो कि इस प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र यानी कि नोटोकॉर्ड से आ रहे थे, उन्होंने गाइड करना था कि डिफ्रेंशिएट होगी यहाँ पर जो एक्टोड्रम के सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होके किस में कन्वर्ट होंगे, न्यूरल टिश्यू के अंदर। तो इसीलिए नर्वस टिश्यू को बनाने के अंदर नोटोकॉर्ड जो कि एक मीजोड्रम का पार्ट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि वो क्या कर रही है, एक तरह के मॉलिक्यूल्स को सिग्नल कर रही है, एक तरह के मॉलिक्यूल रिलीज़ कर रही है, और इसीलिए यहाँ पर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है वो हो रही है। यानी कि एक टिश्यू जो है वो दूसरे टिश्यू को बनवा रहा है, यानी कि उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है।
तो इनके ये इस एक्सपेरिमेंट ने हमारी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के जो कॉन्सेप्ट था उसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दी, और हमने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझा इनके इस एक्सपेरिमेंट से। और हमने ये रिवील किया कि कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं, कुछ टिश्यूज़ के पास वो एबिलिटी होती है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं नेबरिंग सेल्स को टूवर्ड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल पाथ, यानी कि वो स्पेसिफिक उनकी डेवलपमेंट करवा सकते हैं। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं और वो रीजन्स ऑर्गेनाइजर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक आपके पास ये डायग्राम जो दी हुई है, ये बहुत घटिया सी डायग्राम है, इसको समझ नहीं सकते, लेकिन आप देखें यहाँ पर ये जो टिश्यू है जहाँ पर आपके पास नर्वस सिस्टम बनना है, अब इसको जब ट्रांसप्लांट किया गया इस बेली एरिया पर, तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं बना। अब दूसरे में अंदर यहाँ पर आपके पास ये नोटोकॉर्ड का जो एक पार्ट है इसको लिया गया और इसको यहाँ पर रखा गया। तो यहाँ पर क्योंकि नोटोकॉर्ड का पार्ट यहाँ पर जो है ट्रांसप्लांट किया गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नर्वस सिस्टम जो है वो बनना शुरू हो गया, और इससे हमें पता चला कि यहाँ पर जो है इंडक्शन हुई है, और हमने यहाँ पर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है वो यहाँ पर हो गई। तो इस तरह से ये आपके पास इसको आप समझ सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनाइजर्स पे। ये दूसरा टॉपिक है छोटा सा। ऑर्गेनाइजर्स वो सेल्स होते हैं या वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जाकर किसी दूसरे सेल को या टिश्यू को इंड्यूस करवाते हैं, उसकी डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं किसी खास स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो ऑर्गेनाइजर्स आर क्लस्टर ऑफ सेल्स, ये सेल के क्लस्टर हैं जो कि डिफ्यूजेबल सिग्नल्स या फिर मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं दैट इंड्यूस डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ द अदर सेल्स। तो ये डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं किसी दूसरे सेल की या टिश्यूज़ की। तो इस तरह से ये आपके पास ऑर्गेनाइज़र होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गेनाइज़र। इस हिसाब से आपके पास जो नोटोकॉर्ड थी वो नोटोकॉर्ड एक तरह का ऑर्गेनाइज़र है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो उनको एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, और आर द रीजन्स दैट डिटरमाइन द बेसिक बॉडी प्लान। ये वो रीजन्स होते हैं जो बेसिक बॉडी प्लान एम्ब्रियो का डिसाइड करते हैं, यानी कि ये पहले होते हैं जो कि बड़े लेवल पर आपके पास ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, बड़े लेवल पर इंडक्शन कर रहे होते हैं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। और ये जब बनते हैं तो इससे बनने वाले बाकी के स्ट्रक्चर्स जो है ये उनको सिग्नल देते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर्स बने। तो यहाँ पर आपके पास इन वर्टिब्रेट के अंदर डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो है, ये डॉर्सल लिप होती है ब्लास्टोपोर की, ये आपके पास प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के तौर पे काम करती है, और ये गैस्ट्रुलेशन को इनिशिएट करवाती है, यानी कि ये जर्म लेयर्स की डिफ्रेंशिएशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सेकेंडरी ऑर्गेनाइज़र भी ये आपके पास जो है ये भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो दूसरे टिश्यूज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्हें रीजनल ऑर्गेनाइज़र भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी खास स्ट्रक्चर को, किसी खास रीजन को जो है ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये पूरे ओवरऑल किसी बड़े लेवल पर ये काम नहीं करते। डेवलपमेंट लेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पेसिफिक रीजन्स इन द एम्ब्रियो। ये किसी स्पेसिफिक रीजन को जो है कंट्रोल करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रोमोट करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप्स, और सेल की डिफ्रेंशिएशन के अंदर ये अपना रोल प्ले करते हैं। इनका एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि है ZPA, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी इज एन। ये आपके पास जब एक एम्ब्रियो के अंदर लिम्ब्स डेवलप हो रही होती हैं, यानी कि हाथ पांव जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर सबसे पहले लिम्ब जो है लिम्ब बड बनता है। तो वो जब लिम्ब बड बनता है तो उनके अंदर ये ZPA मौजूद होता है। ZPA रिलीज करता है सिग्नल्स को दैट डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। वो जो है आगे और पीछे वाला एक्सिस बनाने के लिए, यानी कि दो ओरिएंटेशन बनाने के लिए, एम्ब्रियो के दो ओरिएंटेशन बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में ये जो आपके डिजिट्स होते हैं, यानी कि हाथ की जो उंगलियां होती हैं, उन डिजिट्स को ये कंट्रोल करता है, उनकी ओरिएंटेशन, उनका एक्सेस जो है उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये लिम्ब के अंदर मौजूद होता है, जो लिम्ब बड होता है, डेवलपिंग लिम्ब बड, उसके अंदर ये मौजूद होता है। तो ये था आज का टॉपिक। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।